दोस्तों, एक बार फिर से फिलिस्तीनियों की बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि आईडीएफ को नेटज़ेरम कॉरिडोर छोड़कर भागना पड़ा है और ये नेतन्याहू की सीधी सीधी हार है और करारी हार है। आज 9 फरवरी है। गजा में सीज़फायर के दूसरे दौर को शुरू करने की सरगर्मी तेज हो गई है। दूसरा फेज क्लियर हो उससे पहले ही पहले फेज की अहम शर्त के तहत इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू और आईडीएफ को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। खासकर नेतन्याहू के गुरूर को इस इंसिडेंट से सीधी चोट मिली है और इस इंसिडेंट से ये पता चलता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भले ही गजा के लोगों को बाहर भेजने की बात कर रहे हो, लेकिन फिलहाल तो उनके दोस्त इसराइल की फौज को ही फिलिस्तीनी इलाकों से फिलिस्तीनी बाहर जाने को मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। ये एपिसोड इंफॉर्मेशन भरा होने वाला है, आखिर तक देखिए। खबर यह है कि इजरायली फौज ने गजा पट्टी के नेटज़ेरम कॉरिडोर से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इजराइल के सरकारी ब्रॉडकास्टर कान के मुताबिक ये वापसी आज पूरी होने की उम्मीद है। यह कदम फिलिस्तीनी मूवमेंट हमास के साथ सीज़फायर का हिस्सा है। नेतन्याहू और आईडीएफ ने कहा था कि वो इस जगह को कभी छोड़ेंगे नहीं, खाली नहीं करेंगे, नेटज़ेरम कॉरिडोर को कब्जा कर रखेंगे। लेकिन उनका पीछे हटना यह बता रहा है कि गजा में सीज़फायर की शुरुआत इसराइल के घुटनों पर आने के बाद हुई थी और ये उसकी एक और निशानी है, एक और बानगी है। अब गजा के लोग कॉरिडोर के इस पार से उस पार अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, लेकिन इसे बनाने के लिए आईडीएफ ने सबसे बड़ी तबाही मचाई पूरे गजा में। इसकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको आगे दूंगा, लेकिन बीच में कुछ और तो सुन लीजिए। नेटज़ेरम कॉरिडोर बनाने का मकसद गजा को 2 हिस्सों में बांटना था, ताकि फिलिस्तीनी आवाम की आवाजाही को कंट्रोल किया जा सके और इसराइल को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिले। इस मैप को देख रहे हैं आप, इधर इसराइल की हिस्से कब्जे वाली जमीन, उधर समंदर, बीच में ये गलियारा बनाया गया था। इसराइल का मकसद क्या था? गजा को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर देना। ये कॉरिडोर इजरायली आर्मी ने इसलिए सेट किया ताकि नॉर्दर्न गजा से लोगों की वापसी को रोका जा सके। दूसरा, हमास की मूवमेंट को रोकना। इसराइल चाहता था कि हमास के लड़ाके नॉर्थ से साउथ में ना जा सके और उनकी सप्लाई लाइन कट जाए, इसीलिए तो नॉर्थ में इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया आईडीएफ ने, फिर भी कामयाबी नहीं मिली, सीज़फायर हुआ। तीसरा, फिलिस्तीनी आवाम को कंट्रोल करना। डिस्प्लेस फिलिस्तीनियों को अपने घरों से लौटने से रोकने के लिए ये इलाका आर्मी के कंट्रोल में रखा गया था, इजरायली आर्मी के। चौथा, हमास पर प्रेशर डालना। इसराइल ने इस कॉरिडोर का इस्तेमाल एक टैक्टिक के तौर पर किया ताकि हमास को मजबूर किया जा सके। अब इजराइल की आर्मी क्यों वापस आई, ये समझिए। इंटरनेशनल प्रेशर सबसे पहला। गजा में इजरायली हमलों और मासूमों की मौत के बाद दुनिया भर में इसकी कड़ी मजम्मत हुई। हमास की स्ट्रेंथ यानी हमास की मजबूती इसका दूसरा फैक्टर। इसराइल पूरी ताकत झोंकने के बावजूद हमास को नहीं हरा सका और उसे रिट्रीट करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। तीसरा फैक्टर, सीज़फायर एग्रीमेंट। कैदियों की अदला बदली के समझौते के तहत इसराइल को यह कॉरिडोर छोड़ना पड़ा, यानी ये पहले तय था कि तुम्हें अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी तभी सीज़फायर होगा। घुटनों पर आए तब सीज़फायर हुआ। क्या ये इसराइल की हार है? बिल्कुल। इसराइल के लिए ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक शिकस्त है। नेटज़ेरम कॉरिडोर सेट करने का मकसद ही फिलिस्तीनियों पर कंट्रोल करना था, लेकिन अब इसे छोड़ना पड़ा, जो ये दिखाता है कि इसराइल अपने मिलिट्री गोल्स को पूरा करने में, अचीव करने में फेल हो गया। कुछ नहीं हुआ। यह इसराइल की रणनीतिक हार या एक स्ट्रेटेजिक शिकस्त है और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ी शिकस्त, बड़ी सियासी शिकस्त मानी जा सकती है। नेटज़ेरम कॉरिडोर का कायम रहना इसराइल के लिए बहुत अहम था ताकि गजा के शुमाली और जनूबी हिस्सों को अलग रखा जा सके, बेघर फिलिस्तीनियों को उनके घरों पर लौटने से रोका जा सके। अब जबकि इजरायली फौज को मजबूरन वहां से हटना पड़ा है, यह हमास और फिलिस्तीनी मुजाहमत यानी कि रेजिस्टेंस के लिए एक अहम कामयाबी समझी जा सकती है। इसके अलावा लगातार कैदियों के तबादले के जरिए हमास ने यह दिखाया है कि वो इजराइल को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर सकता है, जो नेतन्याहू और आईडीएफ के लिए एक बड़ी सियासी और स्ट्रेटेजिक शिकस्त दोनों है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझ जैसा एक अदना जर्नलिस्ट तो छोड़िए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट यही लिख रहे हैं।
नेटजारिम कॉरिडोर को किल जोन कहा जाता था। किल जोन क्यों पता है? क्योंकि इसे गजा को मैं बता चुका नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने और फिलिस्तीनियों की वापसी रोकने के लिए बनाया गया था। फिर अगर कोई वापसी करे तो आईडीएफ की पॉलिसी ये थी कि कोई भी डिस्प्लेस्ड फिलिस्तीनी अगर अपने घर वापस जाने की कोशिश करता है साउथ या सेंट्रल गजा से, तो उसे सीधे शूट कर दिया जाता था। किल जोन था, आसपास कोई दिख गया बच्चा भी सीधे गोली मारनी, ये कहा जाता है। आईडीएफ का नेटजारिम कॉरिडोर से विड्रॉ होना क्यों अहम है, इसे समझिए। पीछे हटना क्यों अहम है, समझिए। कंप्लीट मिलिट्री फेलियर पहला फैक्टर। 15 महीनों की स्टारवेशन पॉलिसी यानी भूख से लोगों को मारने की पॉलिसी, जेनोसाइड और डिस्ट्रक्शन के बावजूद इजराइल गजा को डिवाइड करने में फेल हो गया। हमास की रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी, हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने नेटजारिम कॉरिडोर को खाली करवाने पर मजबूर कर दिया। तीसरा फैक्टर, इजराइल का नॉर्दर्न गजा से पूरी तरह से पीछे हटना। अब आईडीएफ का कोई भी मिलिट्री बेस नॉर्दर्न गजा में नहीं बचा है, जबकि सबसे बड़ा मिशन इस पूरी जंग के दौरान यहीं चला था। चौथा, नेतन्याहू और आईडीएफ की पॉलिसी की हार। नेतन्याहू सरकार का यह दावा कि वो गजा पर कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। हमास के स्पोक्स पर्सन अब्दुल लतीफ अल-कनौ ने यह कहा है कि इजराइल का यह विड्रॉ यह साबित करता है कि गजा को डिवाइड करने और कंट्रोल करने की सभी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अब यह साफ हो चुका है कि गजा की भूख, तबाही और मजबूरी का इस्तेमाल कर इजराइल अपनी ख्वाहिशें नहीं थोप सकता, न मिलिट्री से, न ट्रंप की डील से और न ब्रोकरेज पॉलिटिक्स से। यह हमास का बयान आ चुका है सामने, आप समझ रहे हैं। बढ़ते आगे, कुछ बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता कि नेटजारिम कॉरिडोर है क्या, कितना बड़ा है, क्या किया गया इसके लिए, तो समझिए। नेटजारिम कॉरिडोर इजराइल की एक मिलिट्री स्ट्रेटजी थी जिसका मकसद गजा को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करना, फिलिस्तीनियों की फ्री मूवमेंट को रोकना था। कॉरिडोर का साइज और स्ट्रक्चर आप सुन लीजिए। लेंथ जो थी 5 से 7 किलोमीटर है। ये उस जगह बना था जहां पर गजा सबसे पतला है, नॉर्थ और साउथ डिवाइड होते हैं। सोचिए, गजा की चौड़ाई जो है, लंबाई जो है, ऐसे करके इस कॉरिडोर की लंबाई गजा की चौड़ाई है 5 से 7 किलोमीटर और विड्थ इसकी 1 से 2 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी 1 से 2 किलोमीटर, लंबाई 5 से 7। तो 1 से 2 किलोमीटर की चौड़ाई वाले गलियारे में बड़े बड़े गाड़ियां और सब कुछ, कितनी गाड़ियां जा सकती हैं। गजा सिटी के साउथ से मिड गजा तक इसकी लोकेशन थी। आईडीएफ ने कितनी तबाही मचाई इसे बनाने के लिए जानते हैं? नेटजारिम कॉरिडोर को बनाने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन किया। गजा के लोगों के हजारों घर तबाह किए। शाजिया, जबालिया और दीर और बला में मास डेमोलिशन किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया इसे बनाने के लिए। रोड, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई सब तबाह कर दिए गए, खोद कर डाल दिया गया। मास डिस्प्लेसमेंट किया गया। तीसरी तबाही, करीब 10 लाख फिलिस्तीनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए इस नेटजारिम कॉरिडोर की वजह से। चौथी, हैवी बॉम्बिंग की और मिलिट्री अटैक किए। एयर स्ट्राइक, आर्टिलरी और ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए पूरे एरिया को कंट्रोल किया गया। अब आईडीएफ का नेटजारिम कॉरिडोर से विड्रॉ होना, पीछे हटना, भागना इजराइल की फेल्ड मिलिट्री पॉलिसी और नेतन्याहू के लिए शर्मिंदगी मानी जा रही है। यह इजराइल की करारी हार है। आप हमास को खत्म नहीं कर पाए। आप अपनी मिलिट्री के दम पर अपने होस्टेजेस को वापस नहीं ला पाए मिस्टर नेतन्याहू। आप गजा पर कंट्रोल नहीं जमा पाए। नेटजारिम कॉरिडोर से आपको पीछे हटना पड़ा। रफा क्रॉसिंग पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर से भी आपको 60 दिन बाद इस सीज फायर के पीछे हटना पड़ेगा। नेटजारिम कॉरिडोर से हटना पीछे आज 9 फरवरी को आईडीएफ का यह दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, मुझे अब लगने लगा है कि वो सिर्फ शोर मचा रहे हैं। वो शोर मचा रहे हैं। सब कुछ सीज फायर डील के तहत ही हो रहा है, सब कुछ। डोनाल्ड ट्रंप कहीं मोल भाव करना चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार गजा को खाली करवाने और गजा के लोगों को बाहर भेजने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि 20-22 लाख लोगों को कहीं और ले जाकर बसाना, किसी के मत्थे पर मड़ देना, ये पॉसिबल नहीं है। वो भले गजा को रिवेरा बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। गजा के समंदर में अमेरिकन आर्मी ने उतरकर देख लिया था। उनका वो टेम्पररी पोर्ट
कुछ दिन भी नहीं टिक पाया। गजा का समंदर इतना बेताब, इतना गुस्से में रहता है कि चिथड़े उड़ा दिए अमेरिका के उस टेम्पररी पोर्ट के। जाना पड़ा वहां से अमेरिकन फौज को। गजा जमीन ही ऐसी है। डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा मोलभाव करना चाहते हैं। जहां तक है वो सऊदी अरब के साथ इजराइल की डील करवाना चाहते हैं। ये प्रेशर तमाम उसके लिए है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप मिस्र और जॉर्डन से कहते हैं, दोनों इनकार कर देते हैं। फिर इजराइल से या नेतन्याहू की तरफ से डिमांड आती है कि क्यों ना फलस्तीनियों के लिए एक स्टेट सऊदी अरब में बना दी जाए। इस पर मिस्र का बयान आता है कि ये रेड लाइन है। सऊदी अरब भी इसे कंडेम करता है, जॉर्डन भी करता है। असल में ये सऊदी अरब पर प्रेशर डालना है। सऊदी अरब कह तो रहा है कि वो फिलिस्तीनियों के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहता है, लेकिन क्या वो वाकई ऐसा चाहता है? वो भी अपनी डील के लिए बार्गेन करना चाहता है कि फिलिस्तीनियों की शर्त पहले रख दी, लिहाजा जब तक ये पूरी नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो भी इस बार्गेनिंग में है। ट्रंप ने एक अलग बार्गेनिंग चाल चली है और इन सब के बीच गजा के लोग हैं। लेकिन नेटज़ेरिम कॉरिडोर से इस्राएल की फौज का निकलना नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी हार है सर। ये बहुत बड़ा दिन है, आप समझिए इसे। और जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा जाकर इसे पढ़िए और समझिए। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद ये करता हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने ईमानदारी से देने की कोशिश की, ट्रांसपेरेंट तरीके से, वो आपको पसंद आई होगी। कोई गलती हो गई हो, स्लिप ऑफ टंग हो गया हो तो माजरत है। सलामत रहिए, खुश रहिए। खबरों के खादिम आदिल खान आज़ाद को इजाज़त दीजिए।